सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश, माँ की गोद पिता का आश्रय अपना मध्य प्रदेश। वेलकम यू ऑल टीचर्स पॉइंट विद आलोक सर। बेसिकली आज हम एमपी का जो जीके है उसकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम एमपी की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है या ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थ्रू द मैप आज की क्लास हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वो पर्टिकुलर स्टूडेंट या वो पर्टिकुलर फ्रेंड जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो वॉच करने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो लाइक करना चाहिए तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश की जब हम स्थापना की बात करते हैं तो बेसिकली मध्य प्रदेश की जो स्थापना की गई थी या इसका जो निर्माण किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी इसका पार्ट हुआ करता था। और इसकी जो बाउंड्री में जो चेंज किया गया वो 1 नवंबर 2000 को किया गया था और 2000 को मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ का वाला पार्ट था उसको अलग कर दिया गया था। तो इसकी जो बाउंड्री में चेंज हुआ है वो कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को। इसे हम हार्ट ऑफ इंडिया या भारत का हृदय भी कहा जाता है इसे, और हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश भारत का जो मैप होता है उसके सेंट्रल में पड़ता है, इसलिए हम इसे सेंट्रल इंडिया भी कहते हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश या टाइगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सोयाबीन की जो खेती की जाती है वो मध्य प्रदेश में ही की जाती है। यानी सोयाबीन का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो भी क्या माना जाएगा? आपका मध्य प्रदेश माना जाता है। और रिसेंटली जो टाइगर रिपोर्ट्स आई थी, टाइगर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो 2020 में पब्लिश की गई थी उसमें भी जो मध्य प्रदेश है हमारा वो सबसे अग्रणीय प्रदेश है। यानी सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए गए थे वो हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए गए थे। टोटल अगर हम जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो टोटल जिले हैं वो 53 है। यानी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला था जो नया बना था वो निवाड़ी बना था और जिसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2018 में हुआ था। और साथ ही साथ 2019 में एक और नया जिला बना है जो खासतौर पर उज्जैन के पार्ट से अलग करके बनाया गया जिसे हम बोलते हैं नागदा। और नागदा जो जिला बनाया गया था 2019 में बनाया गया था। इसके अकॉर्डिंग हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक जो टोटल जिले हैं वो कितने हैं? 53 हैं। संभाग की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल संभाग हैं 10 हैं जिनको हम थ्रू द मैप डिस्कस करेंगे। और मध्य प्रदेश की जो सीमा होती है वो 5 राज्यों से मिलकर बनी होती है। यानी मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री होती है वो 5 राज्यों से टच करती है। अगर हम बात करें इन 5 राज्यों के बारे में तो सबसे कम जो सीमा आपकी जो लगती है वो आपकी गुजरात से लगती है। ओनली 2 ही पर्टिकुलर जिले हैं जो गुजरात की बाउंड्री से टच करते हैं और सबसे ज़्यादा जो सीमा होती है वो उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश शेयर करता है। अगर हम इसका उत्तरी और दक्षिणी जो विस्तार की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण इसका जो विस्तार है वो 605 किलोमीटर है। और पूरब से अगर हम पश्चिम की बात करें यानी ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है वो 870 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। चलिए हम थ्रू द मैप इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के टोटल जो 52 जिले हैं तो सबसे पहले हम अपर पार्ट से डिस्कशन करते हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर, यानी ये 3 पर्टिकुलर ऐसे जिले होते हैं जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों की बाउंड्री को टच करते हैं। भिंड, मुरैना और श्योपुर के जस्ट नीचे आता है आपका ग्वालियर। यानी ये पर्टिकुलर जो श्योपुर, भिंड, मुरैना है ये तीनों चीज़ें जो है वही चंबल संभाग के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आप देख रहे हैं येलो कलर से दिखाया गया है। ग्वालियर के अंतर्गत आपका लगा हुआ दतिया मिलता है जस्ट नीचे। यहाँ पर शिवपुरी, गुना और अशोकनगर मिलते हैं। सागर संभाग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जस्ट सागर संभाग से में ही एक नया जिला बनाया गया था 2018 को जिसे हम निवाड़ी कहते हैं। तो निवाड़ी सागर संभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो सागर से लगा हुआ है दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी। मतलब कहने का मतलब ये आपके जो 5 जिले हैं वो सागर संभाग से लगे हुए हैं। और जस्ट सागर संभाग से लगा हुआ है आपका जबलपुर, भोपाल और रीवा संभाग भी। और रीवा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो रीवा संभाग के अंतर्गत केवल 3 ही जिले इसके अंतर्गत आते हैं यानी सतना, सीधी और सिंगरौली।
आगे अगर हम बात करें, रीवा के नीचे आप देख रहे हैं शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये भी एक संभाग है, ठीक है, जैसे शहडोल संभाग के नाम से हम जानते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं जबलपुर संभाग, जो सबसे बड़ा संभाग माना जाता है मध्य प्रदेश का, और जिसके अंतर्गत कटनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा और साथ ही साथ नरसिंहपुर भी आता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है, जो अकॉर्डिंग टू एरिया है, वो सबसे बड़ा जिला कौन सा माना जाता है आपका, वो बालाघाट माना जाता है। और अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे छोटा जो जिला माना जाता है वो कौन सा माना जाता है आपको, भोपाल। और जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश की कैपिटल भी है। आगे अगर हम बात करें, भोपाल के अंतर्गत आपके जो जिले आते हैं, भोपाल राजाओं का शहर है, तो सबसे पहला जो जिला है वो राजगढ़ है। फिर दूसरा जिला आपका विदिशा आता है, उसके बाद रायसेन और सीहोर। राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर, ये चारों पर्टिकुलर जो जिले हैं वो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, और साथ ही साथ भोपाल मध्य प्रदेश की क्या है, कैपिटल भी है। आगे अगर हम बात करें, भोपाल से लगा हुआ है आपका होशंगाबाद, जहाँ पे हरदा और बैतूल भी आता है। आगे अगर हम बात करें उज्जैन और इंदौर, बेसिकली महाकाल की नगरी जो उज्जैन है, इसके अंतर्गत आपका देवास, शाहजहाँपुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच। अगर हम मंदसौर और नीमच की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि गांजे की जो खेती होती है वो इसी पर्टिकुलर प्रदेश में होती है, ठीक है, नीमच और मंदसौर एरिया में। आगे अगर हम बात करें तो इंदौर के अंतर्गत आपका झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर आता है। थ्रू द मैप आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को हमने कलर वाइज हाईलाइट किया है, तो इनके थ्रू आप बेटर तरीके से सारी चीज़ें समझ सकते हैं और आपस में रिलेट करके सारे जो संभाग हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बार बार हम इन सारी चीज़ों की थ्रू द मैप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें हमें ओरली याद हो जाएंगी। नागदा की अगर बात करें तो जैसे कि आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो 53वां जिला था जो 2019 को बनाया गया था वो नागदा है, वो उज्जैन वाले पार्ट से अलग करके बनाया गया था। और आपको एक और चीज़ याद रखना है कि नागदा जो है वो कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर नहीं गुजरता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो 23/1/2 की जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करती है, उसमें आपका नागदा नहीं आता है। यानी कर्क रेखा ओनली मध्य प्रदेश के 14 यानी 14 जो जिले हैं, 14 जिलों से होकर गुजरती है, और जिन्हें भी हम सिक्वेंशियली याद रख सकते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें तो सबसे पहला जो जिला से कर्क रेखा जो निकलती है वो है रतलाम, दूसरा है आपका उज्जैन, तीसरा है आपका आगरमालवा, चौथा है आपका राजगढ़, पांचवा है आपका भोपाल, छठवां है आपका सीहोर, सातवां है आपका विदिशा, आठवां आपका आता है रायसेन, नौवां आता है आपका सागर, 10वां आता है आपका दमोह, 11वां आता है आपका कटनी, 12वां आता है आपका जबलपुर, 13वां आता है आपका उमरिया और 14वां आता है आपका शहडोल। यानी ये टोटल 14 जो जिले हैं जहां से कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऐसा है जहां से कर्क रेखा या 23/1/2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना है पर्टिकुलर सीक्वेंस: रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। इनके अलावा जितने भी जिले हैं कहीं से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे अगर हम बात करें तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा पर्टिकुलर जो जिला है जिससे अदर स्टेट की जो बाउंड्री होती है वो टच होती है। तो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये 3 पर्टिकुलर जिले ऐसे हैं जहां से आपकी राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों की बाउंड्री टच होती है। आगे अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो लास्ट बाउंड्री होती है वो झाबुआ से टच होती है, ठीक है, और झाबुआ के बाद झाबुआ और अलीराजपुर 2 ही मात्र ऐसे जिले हैं जिससे आपकी गुजरात की बाउंड्री डायरेक्ट टच होती है। यानी झाबुआ और अलीराजपुर के साइड वाला जो पार्ट होता है वो गुजरात के अंतर्गत आता है। और अलीराजपुर से अगर हम बात करें, अलीराजपुर से आपका जो बालाघाट का क्षेत्र होता है, यहाँ से जो पूरी जो बाउंड्री है, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, ठीक है, और उसके बाद बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये सारी जो बाउंड्री होती है जो महाराष्ट्र बॉर्डर से आपकी टच होती है। और आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सिंगरौली, सिंधी, ठीक है, रीवा, सतना, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, ठीक है, और दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर, यानी यहाँ से श्योपुर से लेकर डायरेक्टली आपकी जो बालाघाट तक की जो बाउंड्री है एमपी की, वो डायरेक्टली आपके उत्तर प्रदेश के साथ
शेयर होती है, तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश के साथ वो है आपका उत्तर प्रदेश, और सबसे कम बाउंड्री शेयर करने वाला जो प्रदेश है वो है आपका गुजरात। यानी टोटल जो प्रदेश है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये पर्टिकुलर जो 5 स्टेट हैं जहां से मध्य प्रदेश क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। यानी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिंगरौली से श्योपुर तक, छत्तीसगढ़ की बात करें हम अगर तो सिंगरौली से बालाघाट तक, महाराष्ट्र की बात करें तो बालाघाट से अलीराजपुर तक, और गुजरात की बात करें तो अलीराजपुर से झाबुआ तक, और राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो झाबुआ से भिंड तक। तो ये पर्टिकुलर बाउंड्री आपकी राजस्थान के साथ शेयर होती है। आगे अगर हम बात करें तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो मैक्सिमम बाउंड्री एमपी के साथ शेयर करता है, जो ऑलरेडी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। कम से कम सीमा जो आपकी लगती है वो गुजरात के साथ लगती है, ये भी हम थ्रू द मैप डिस्कस कर चुके हैं। और राज्य के मध्य से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, वो 14 जिलों से गुजरती है, और जिनके बारे में भी हम 14 जिलों के बारे में भी थ्रू द मैप डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अगर मध्य प्रदेश की ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ अगर लोकेशन की बात करें तो उत्तरी जो मध्य प्रदेश का जो भाग होता है, जो मुरैना वाला होता है, वो 26 डिग्री, ठीक है, और 30 मिनट होता है। और जो दक्षिणी भाग होता है, दक्षिणी जो बिंदु है मध्य प्रदेश का वो है आपका बुरहानपुर, वो जो 21 डिग्री और 6 मिनट पर पड़ता है। और जो पूर्वी जो भाग कहलाता है मध्य प्रदेश का, जिसे हम बोलते हैं सिंगरौली, जो 82 डिग्री 48 मिनट की बाउंड्री को टच करता है। और जो पश्चिमी भाग है वो अलीराजपुर। तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो पॉइंट्स है मध्य प्रदेश के वो आपको याद रखना है। पूर्व में सिंगरौली आता है, पश्चिम में अलीराजपुर आता है, मुरैना आपका आता है उत्तर में, और दक्षिण में आता है आपको बुरहानपुर। तो ये चारों पर्टिकुलर जो जिले हैं इन्हें याद रखना है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के अकॉर्डिंग। आगे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो कुछ राजकीय प्रतीक हैं जिन्हें भी हमें याद रखना है, और उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारी चीज़ें पहले से भी पता होंगी। तो चलिए यहाँ पर आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पर स्लाइड में डिस्कस हमने किया है, जो राजकीय चिन्ह है वो 24 जो आपकी स्तूप हैं, इन 24 स्तूपों के बीच आपने देखा होगा गेहूं और धान की 2 बालियां हैं, और बालियों के बीच एक बरगद का पेड़ है, और बरगद के पेड़ के ऊपर एक अशोक स्तंभ लगा हुआ है, और यही मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय चिन्ह है। राजकीय अगर हम पेड़ की बात करें तो राजकीय पेड़ मध्य प्रदेश का बरगद है, जिसे हम फाइकस बैनग्लेसिस भी कहते हैं। और राजकीय जो पशु है मध्य प्रदेश का वो है आपका बारहसिंगा। आगे अगर हम बात करें तो राजकीय जो भाषा है मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, और राजकीय जो मछली है वो महासीर मछली है। और राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो दूजराज या साये बुलबुल के नाम से जिसे जाना जाता है। और राजकीय जो पुष्प है मध्य प्रदेश का वो है सफ़ेद लिली। राजकीय फल की अगर हम बात करें तो आम, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय जो फल है वो कौन सा है, आम। राजकीय जो गान है मध्य प्रदेश का, जिसको मैंने पहले आपसे डिस्कस कर दिया है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश, माँ की गोद पिता का आश्रय, अपना मध्य प्रदेश या मेरा मध्य प्रदेश। तो इसे लिखा गया था 2010 में महेश श्रीवास्तव द्वारा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है वो किसके द्वारा लिखा गया था, वो महेश श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, 2010 में लिखा गया था। आगे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वो है आपका माछ, जो खासतौर पे मालवा क्षेत्र में किया जाता है। और आगे हम बात करें राजकीय जो फसल है वो सोयाबीन है, इसलिए मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, सोयाबीन प्रदेश भी बोलते हैं। और राजकीय जो नदी है वो नर्मदा नदी है, जो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, वो भी इसे हम मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से इसे हम जानते हैं। आगे अगर हम बात करें तो राजकीय जो नृत्य है मध्य प्रदेश का, जो खासतौर पे एक बुंदेली नृत्य है, और जिसे हम राई कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा नृत्य होता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है जो। तो ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है, राई है, और नाट्य क्या है, मालवा। दोनों में कन्फ्यूजन होती है। तो राजकीय नाट्य मतलब नाट्य जो नाटक मंच पर किया जाता है, ठीक है, जो नाटक किया जाता है उसे हम बोलते हैं नाट्य, ठीक है। और जो राजकीय नृत्य होता है जहाँ पर हम डांस करते हैं वो क्या होता है, आपका राई है। राजकीय जो खेल है वो मलखंबा है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर जो खंबा टाइप का होता है, और इस पर लोग क्या करते हैं, अपने अपने करतब दिखाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मलखंब बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है, मलखंब है। मध्य प्रदेश की अगर हम टोटल विधानसभा सीटों की बात करें तो टोटल जो निर्वाचित सीट होती हैं वो 230 है। यानी मध्य प्रदेश में टोटल जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है, 230 है। और साथ ही साथ जो एक सीट होती है वो मनोनीत किया जाता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति,
ठीक है। तो यानी टोटल यहाँ की जो मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो सीट हो जाती है वो हो जाती है आपकी 231 सीटें हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा में जो कुल हिस्सेदारी है वो 11 सीटों के साथ है। यानी मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो सीट है वो कितनी है, 11 है, और लोकसभा की जो सीट है वो कितनी है, 29 है। यानी भारत में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें, और सबसे ज़्यादा जो सीटें वो उत्तर प्रदेश की हैं, किसमें, राज्यसभा और लोकसभा में। आगे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के जो प्रमुख धरोहर स्थल हैं, जिसे हम यूनेस्को में जैसे लिया गया है, वो प्रमुख हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भीमबेटका। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं जो रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं, और रायसेन की अगर हम बात करें तो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, और जहां पर जो आदि मानव द्वारा बनाए गए जो शैल चित्र या शैलाश्रय हैं उनकी जो भी हुलिया है वो बनाया गया है यहाँ पर, और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर जो भीमबेटका की जो खोज की गई थी, जो वो श्री विष्णुधर बाकड़कर द्वारा की गई थी 1957 से 1958 में, यानी 1957 से 1958 के बीच श्री विष्णु श्रीधर बाकड़कर द्वारा क्या की गई थी, भीमबेटका की खोज की गई थी, और इसे यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में कब लिया गया था, 2003 में लिया गया था। सांची स्तूप की अगर हम बात करें तो सांची स्तूप भी आपका रायसेन के अंतर्गत ही आता है, और एक खास तौर पे बौद्ध धर्म का प्रथम फेमस तीर्थ स्थल है, और जहाँ पर सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। क्योंकि अगर हम बात करें तो सम्राट जो अशोक है, जो खास तौर पर जिन बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और साथ ही साथ पूरे भारत में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था, और अपने पुत्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। ठीक है। तो अशोक की अगर हम बात करें तो अशोक द्वारा बनाया गया था मध्य प्रदेश में कौन सा स्तूप, सांची स्तूप, जो बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है, और इसकी खोज जनरल टेलर द्वारा की गई थी 1818 में। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है जो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जनरल टेलर द्वारा की गई थी 1818 ईस्वी में। आगे अगर हम बात करें इसे यूनेस्को में शामिल कब किया गया था, 1989 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। खजुराहो अगर मंदिर की बात करें तो खजुराहो मंदिर जिला छतरपुर के अंतर्गत आता है, जो सागर संभाग का ही एक पार्ट है, और सागर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर। और ये पर्टिकुलर जो खजुराहो मंदिर है वो चंदेल शासकों द्वारा 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था, और इसे यूनेस्को में 1986 यानी 1986 में शामिल किया गया था। तो यहाँ तक आपकी मध्य प्रदेश की जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री थी उनके बारे में हमने देखा, टोटल जिले के बारे में हमने देखा, संभाग के बारे में हमने जानने की कोशिश की, जो राजकीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गान है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने एक एक करके डिस्कस किया। आगे की क्लास में हम इसी पर्टिकुलर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और जिन भाइयों ने और जिन फ्रेंड्स सर्किल में हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।